बिहार विधानसभा चुनाव का अपना एक खास महत्व बीजेपी के लिए तो था ही, मगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार का महत्व कुछ और बढ़ गया है। उपराष्ट्रपति का पद बिहार विधानसभा 2025 के लिए एक ऐसा मोहरा बन गया है जिसके सहारे बिहार के रण की चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत बिठाई जाने लगी है। सूत्रों की माने तो इस दिशा में माना जा रहा है कि बीजेपी सवर्ण कार्ड खेलना चाहती है या पिछड़ा, तब जाकर एक खास नाम पर मोहर लगेगी। बीजेपी के रणनीतिकार अगर उपराष्ट्रपति के पद को लेकर सवर्ण कार्ड खेलते हैं तो बिहार से दो और उत्तर प्रदेश से भी दो नाम हैं। उत्तर प्रदेश से वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम चर्चा में है। बिहार के संदर्भ में बात करें तो उपसभापति हरिवंश नारायण और सांसद रविशंकर प्रसाद के नाम की चर्चा होने लगी है। हरिवंश नारायण सिंह पत्रकारिता में लंबा समय बिताने के बाद राजनेता बने हैं। वर्तमान में वह राज्यसभा के उपसभापति हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की हिंदी पत्रिका धर्मयुग से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर कोलकाता के आनंद बाजार पत्रिका समूह की हिंदी पत्रिका रविवार से जुड़े। वह 1989 में रांची से प्रकाशित अखबार प्रभात खबर के प्रधान संपादक बने। 4 दशकों की सक्रिय पत्रकारिता में उन्हें कई मीडिया संस्थानों में काम किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त मीडिया सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। 2014 में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में बिहार से हरिवंश राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। पहली बार 8 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्वाचित हुए। दूसरी बार 14 सितंबर 2020 को वह पुनः राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए। जातीय समीकरण में सवर्ण कार्ड खेलना होगा तो राजपूत वोटर्स की प्राथमिकता एनडीए बन सकती है। बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, पत्रकार और साहित्यकार का एक खास हिस्सा भी एनडीए को सपोर्टर हो सकता है। वैसे भी ये भाजपा और जदयू के बीच की कड़ी को मजबूत करने का काम करते रहे हैं। हाल ही में केंद्र में जदयू के सपोर्ट से सरकार बनाने में उपसभापति हरिवंश सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रविशंकर प्रसाद ने 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वफादार रहे। प्रसाद 1991 से 1995 तक भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। वह 1995 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। अप्रैल 2008 में प्रसाद पहली बार भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रविशंकर प्रसाद ने कोयला मंत्रालय 2001 से 2003 में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया, जहां वे कोयला और खनन सुधारों को गति देने, विधि एवं न्याय 2002 से 2003 और सूचना एवं प्रसारण 2003 से 2004 मंत्री की भूमिका निभाई। मार्च 2006 में भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया था। बाद में 2007 में उन्हें मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत किया गया। 2010 में वे पार्टी के महासचिव बने। रविशंकर प्रसाद को अप्रैल 2006 से अप्रैल 2012 में तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए फिर से चुन लिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर रविशंकर प्रसाद पर फिर से भरोसा जताया गया और 27 मई 2014 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। 2019 में केंद्रीय मंत्री एवं विधि न्याय मंत्री के रूप में फिर से कार्यभार सौंपा गया। उन्हें 27 मई 2014 को कानून और न्याय मंत्री और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह कानून मंत्री के रूप में 3 कार्यकालों तक सेवा दे चुके हैं। 27 मई से 9 नवंबर 2014, 5 जुलाई से 2016 से 25 मई 2019 और 30 मई 2019 से 7 जुलाई 2021 तक। रविशंकर प्रसाद 5 जुलाई 2016 को मंत्रालय के विभाजन तक संचार और आईटी मंत्री थे, जिसमें संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शामिल रहा। वह 25 मई 2019 तक और फिर 30 मई 2019 से 7 जुलाई 2021 तक इस पद पर रहे। रविशंकर प्रसाद का बुद्धिजीवियों और शिक्षाविद के साथ साथ अच्छा तालमेल है। कानून के अच्छे ज्ञाता हैं। बीजेपी के संगठन पर अच्छी पकड़ है। इसके साथ कायस्थ वोट पर भी अच्छी पकड़ है। अगर लालू प्रसाद यादव के पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी की नीयत होगी तो बीजेपी बिहार से कर्पूरी ठाकुर के बेटे और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर पर भी बाजी खेल सकती है, या फिर पूर्व सांसद रमा देवी को भी उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित किया जा सकता है। रामनाथ ठाकुर की सबसे बड़ी पहचान बिहार के पूर्व सीएम और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे के रूप में है। वह लालू यादव की पहली कैबिनेट का भी हिस्सा रह चुके हैं और तब वह गन्ना मंत्री थे।
फिर साल 2005 से 2010 तक नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पिता कर्पूरी ठाकुर कुछ समय पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। रामनाथ ठाकुर के उपराष्ट्रपति की रेस में शामिल होने का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर काफ़ी पड़ेगा। कर्पूरी ठाकुर जननायक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी पिछड़ी जाति पर पूरा विश्वास है। ऐसे में यदि एनडीए सरकार वहीं से आने वाले किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाती है तो चुनाव से पहले बड़ा मैसेज जाएगा और इसका फायदा मौजूदा सरकार को पिछड़ी जाति के वोट के रूप में मिलेगा। रमा देवी जंगल राज की पीड़िता रही हैं। रमा देवी के पति पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या पटना के बड़े हॉस्पिटल IGIMS में भारी सुरक्षा के बीच अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर कर दी थी। 13 जून 1998 को जब मेधा घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, तभी भारी सुरक्षा के बावजूद अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब रहे थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद न केवल पिछड़े दलितों के बीच बड़े जनाधार वाले नेता थे, बल्कि उनकी छवि उनके बीच रॉबिन हुड वाली थी। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों में उनकी तूती बोलती थी। गंगा पार कर हाजीपुर से लेकर मोतिहारी तक ब्रिज बिहारी ने राजद का मजबूत आधार बनाया था। रमा देवी लंबे समय से लोकसभा की सदस्य रही हैं। शिवहर से उन्होंने तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। यहां से वो साल 2009 से 2019 तक लगातार सांसद चुनाव जीतती रही हैं। इससे पहले उन्होंने 1998 में बिहार के मोतिहारी सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी के साथ राधा मोहन सिंह को हराते हुए पहली बार सांसद पहुंची थी। इसके अलावा रमा देवी ने साल 2000 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बनी। इसके बाद वो राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में लोक निर्माण मंत्री बनाई गई। 2009 में उन्होंने सियासी रुख को देखते हुए राजद छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। उसी साल लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजद के सीताराम सिंह को शिवहर सीट से हराकर दूसरी बार संसद पहुंची। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गठबंधन की मजबूरी के चलते उन्हें टिकट नहीं दिया था। शिवहर लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी। जेडीयू ने लवली आनंद को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत भी दर्ज की। नरेंद्र मोदी की सरकार के 2014 और 2019 के कार्यकाल के दौरान रमा देवी को कई मौक़ों पर लोकसभा की कार्रवाई संभालने के मौके दिए गए। स्पीकर के नहीं रहने पर रमा देवी अच्छे तरीके से सदन की कार्रवाई संचालित कर चुकी हैं। खबर में ही तक आप देख रहे थे अनादि टीवी बिहार। अनुमति दीजिए। नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।